नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज का दैनिक जागरण अखबार है और दैनिक जागरण अखबार में लीड में पहली हेडलाइन के तौर पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू का एक हिस्सा है और अंदर के पन्ने में, पूरे पन्ने में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू है। और ये इंटरव्यू जागरण के संपादक मंडल के कई सदस्यों ने किया है। इंटरव्यू का ये पूरा पन्ना है और ये वर्चुअल इंटरव्यू था। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने दफ्तर में रहे होंगे और अलग अलग शहरों में जो जागरण के सीनियर लोग होंगे, नोएडा में, बनारस में, प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में, अलग अलग शहरों में, बरेली में, मेरठ में, इन सारे लोगों ने, गोरखपुर में भी, इन सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ से कुछ सवाल किए हैं जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है और सवाल जवाब के हवाले से इंटरव्यू पूरे पन्ने में छपा है। लेकिन ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं और क्यों बता रहा हूं, ये समझना, देखना जरूरी है। पहले हेडलाइन देखिए, क्योंकि अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट करना योगी सरकार बहुत तेजी से शुरू करेगी। सीखा सब मोदी जी से ही है। चुनाव होने हैं 10 महीने बाद। यूपी में योगी सरकार की नाकामी इस कोरोना काल में बीते 2 महीने में जिस ढंग से मौतें हुई हैं, जिस ढंग से अस्पतालों में बदइंतजामी थी, जिस ढंग से सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के बाहर लोगों की मौतें हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, दवाओं के बिना, बेड के बिना, आईसीयू के बिना जो तबाही और तांडव और लोगों की चीख पुकार 45 दिनों तक पूरे देश और दुनिया ने देखी। गंगा में तैरती लाशें, गंगा के किनारे लाशें, दफनाई गई लाशें, रामनामी चादर से ढकी गई लाशें और फिर उसके बाद रामनामी चादर हटाकर उन लाशों को छिपाई जाने की कोशिश है। वो सारी तस्वीरें दुनिया ने देखी। तो अब वक्त है हेडलाइन मैनेजमेंट का, अब वक्त है इमेज बिल्डिंग का। तो दैनिक जागरण, इससे बेहतर कौन हो सकता है? तो दैनिक जागरण योगी जी के इमेज बिल्डिंग में जुट गया है, पहले भी जुटा रहा है। दैनिक जागरण की खबरें, बीते 2 महीने के दौरान की खबरें देखें, तबाही और तांडव के बीच, तबाही और नाकामी के बीच, तो लगेगा कि जागरण कैसे उस नाकामी की जो चादर है फटी हुई, उसमें कैसे रफू और पैबंद जागरण लगाता रहा। उन लाशों को लेकर भी जागरण कई थ्योरी ऐसे पेश करता रहा कि ये मामूली बात है, ये हर साल होता है, ये परंपरा है, ये हिंदू रिवाज है। और उसके बाद अब इंटरव्यू, इस इंटरव्यू में क्या है, धैर्य से सुनिए, बहुत दिलचस्प है। हेडिंग क्या है? कोरोना महामारी से जीते हैं, विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। महामारी से जीत गए, इतनी मौतें हुई, किस तरह से मौतें हुई जिसका जिक्र मैंने किया, जो आप सब देखते रहे, लेकिन महामारी से जीत गए, विधानसभा चुनाव जीतेंगे, ऐलान कर दिया, 10 महीने बाद है। चलिए, ये राजनीतिक है, कोई बात नहीं। अब इसमें खबर क्या है और इस इंटरव्यू का मकसद क्या है और क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये जरा सुनिएगा। अब इसमें उन्होंने जागरण का शुक्रिया भी अदा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जागरण ने गंगा में शव उतराने को लेकर जो राजनीति हो रही थी, उस राजनीति को खारिज करते हुए भयावह तस्वीर के बीच जागरण ने तथ्यपरक पत्रकारिता की जिसकी उन्होंने सराहना की और राष्ट्र धर्म बताया कि जागरण ने राष्ट्र धर्म निभाया। दरअसल 2014 के बाद से ऐसा हो गया कि मोदी राष्ट्र हैं, मोदी भक्ति राष्ट्र भक्ति है, मोदी के प्रति निष्ठा देश के प्रति निष्ठा है। उसी राह पर योगी भी है। तो राष्ट्र धर्म जागरण ने निभाया। सरकार की चाटुकारिता करें, सरकार के लिए कवच का काम करें, सरकार की प्रायोजित खबरें छापें, तो इससे अच्छा राष्ट्र धर्म क्या हो सकता है? तो ये राष्ट्र धर्म निभाया, इसके लिए शुक्रिया उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा जागरण संस्कृति और राष्ट्र धर्म के साथ खड़ा रहा। और उसके बाद अब इंटरव्यू पे आते हैं, जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए और वो बहुत दिलचस्प है और इसमें बहुत सारे पत्रकार अलग अलग शहरों के, जो मैंने कहा, वो सब हैं। अब इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल हैं जिसके ज़रिए योगी जी को मौका दिया गया है कि योगी जी सफाई पेश करें, योगी जी पर जो सवाल हैं वो सवाल का जवाब दें, योगी जी की इमेज बिल्डिंग कैसे हो। लेकिन खास बात, बहुत ज़रूरी सवाल को दबा दिया गया या उस सवाल में चाशनी लपेटी गई या वो सवाल भी पूछे गए जिसका जवाब योगी देना चाहते थे।
या उनकी जो मशीनरी है वो चाहती थी इन सवालों का जवाब योगी जी के जरिए आए। वैसे भी बहुत सारे सवाल हैं। अब इसमें इन्होंने, योगी जी ने अपनी वाहवाही और कामयाबी बताते हुए बताया कि लॉकडाउन के पहले अनुभव से हमने कैसे सीखा और कैसे हमने प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, छात्रों को घर तक पहुंचाया। और उसके बाद इन्होंने जो कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक दो दिलचस्प सवाल मैं बताने वाला हूं, इंतज़ार करिएगा। उसी तरह के सवाल, आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? और आप में किस्म की फ़कीरी दिखती है, प्रसून जोशी ने पूछा था। और आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, यह ऐसा सवाल है कि पता नहीं सदियों में किसी सत्ताधीश से किसी ने पूछा होगा या नहीं। दरबारियों को छोड़ दीजिए, तो दरबारियों से भी ऊपर जाने वाला सवाल पूछा गया था। अक्षय कुमार ने पूछा था मोदी जी से। तो एक दो ऐसे सवाल भी हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने बताया है कि कोविड-19 के सेकेंड वेव में यूपी के सबसे बड़े हॉट स्पॉट यूपी के बनने की आशंका थी, लेकिन हमने इसे नियंत्रण किया। कुछ नए तथ्य भी आए और एक बात, नियंत्रण कर लिया। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, मतलब यूपी में जो कुछ आपने देखा, दुनिया भर की मैगजीन और अखबारों में जो कुछ छपा, दैनिक भास्कर से लेकर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, तमाम पत्रिकाओं में, अखबारों में भी तस्वीरें छपी, वो सब मिथ्या था। वो सब हिंदू परंपरा के मुताबिक होता रहा है दशकों से, ऐसा कुछ नया नहीं था। और बाकी कोरोना काल में योगी जी ने शानदार काम किया। यूपी में कहीं रोते लोग नहीं दिखे, कहीं मरे नहीं होंगे, अस्पतालों में कहीं कोई किल्लत नहीं थी। तो वो सब उन्होंने कहा कि हमने नियंत्रण कर लिया। उसके बाद एक बात उन्होंने कही, अप्रैल मई में जब टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, वह 25 से 30 ही रहा। मौसम नियति के विरुद्ध होने पर वायरस फैलता है। तो वैसे ही एक थ्योरी मौसम की भी दी कि अब ये हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम था, वायरस फैल गया। आपको चर्चित एक बयान याद होगा यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का, जब गोरखपुर में बच्चों की मौतें हुई थी। उनका एक बयान था, अगस्त महीने में मौतें होती हैं। उन मौतों का क्या जो अगस्त में हुई? अगस्त में मौतें होती है। बहुत कुख्यात बयान है, चर्चित गलत शब्द है, और उनकी लानत मलामत महीनों तक होती रही। तो यहां भी वही कह रहे हैं कि अप्रैल मई में टेम्परेचर ही इस बार कम था, तो वायरस अपना खेल कुछ कर गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये है। और उसके बाद कैसे 24 घंटे के अंदर कहां कहां को दवा पहुंची और कैसे इलाज कराया, ये सब। और एक दिलचस्प सवाल वही वाला, आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, उससे मिलता जुलता, थकते क्यों नहीं, वो आगे बताऊं। उससे पहले कई सवाल हैं जिसमें जैसे पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पूछे गए हैं। प्रदेश के पंचायत चुनाव में विपक्ष भाजपा का बहुत खराब प्रदर्शन बता रहा है। इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि भाजपा विधानसभा की तरह विधानसभा की राह पर पिछली बार की तरह चल पाएगी, आसान रहने वाली है? उसका उन्होंने जवाब दिया, राजनीतिक सवाल है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। अरे भाई, भाजपा का जो प्रदर्शन रहा वो तो तथ्य है ना। ये सवाल तो सीधे हो सकते हैं, इसमें विपक्ष का है। अगर किसी की मट्टी पलीद हो जाए, या बंगाल में 77 सीटें आई अगर बीजेपी को, और ममता बनर्जी ने 200 पार के आंकड़े को रौंद दिया हौसले को, तो सवाल तो सीधा होना चाहिए ना कि आप 200 पार के दावे कर रहे थे, 77 क्यों मिली? क्या आप कहेंगे ममता बनर्जी का कहना है कि आपको सिर्फ 77 मिले? तो ऐसे ही सवाल है। चूंकि सीधे सवाल में एक आशंका होती है, योगी जी नाराज हो सकते हैं, एक असहज हो सकते हैं, रिश्ता है। उसके बाद एक सवाल है बनारस मॉडल पर। कोरोना काल में आपके नेतृत्व में बनारस मॉडल बहुत चर्चित रहा। बनारस को डीआरडीओ के अस्पताल ने दूसरी लहर में संजीवनी दी, और आगे जो है इसमें, इसी सवाल के आखिर में एक सवाल तो चलिए ये ठीक है, तीसरी लहर में फिर निजी अस्पतालों पर कैसे अंकुश लगेगा, और इसका आखिरी लाइन इसी सज्जन ने सवाल पूछा है कि दूसरा सवाल यह है कि आपने पॉजिटिव होने के तुरंत बाद कोरोना पर विजय कैसे पाई? चलिए ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है उसी सवाल का आगे, इतनी ऊर्जा आप बीमार होकर कैसे पा लेते हैं?
मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं इतनी ऊर्जा कैसे पा लेते, ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत में हल लेकर निकले हुए थे, सुबह से शाम तक पैदल 25 किलोमीटर मुआयना करने निकल जा रहे थे, 4 बजे सुबह निकल पड़े थे गांव का भ्रमण करने, पूरी रात गांव भटक रहे थे। ये कौन सी ऊर्जा, किसकी बात कर रहे हैं? लोगों की मौतें हुई है, गांव में लोगों की कैसे मौतें हुई, बिना इलाज के, बिना दवा के, बिना हॉस्पिटल के, बिना प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाओं के। काशी में मौत हुई, ऑटो रिक्शा पर एक मां अपने बेटे की लाश लेकर जा रही थी। ऐसी तस्वीरों पर अगर बात करने लगे तो 50 कहानियां यूपी की मैं बता सकता हूं, और यह अखबार यूपी का अखबार है। ये सारे पत्रकार मुझसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि सब यूपी में रहते हैं, रोज कवर करते हैं। उनको सरकार की कामयाबी या नाकामी या जो वहां की स्थितियां मुझसे 100 गुना ज्यादा पता होगा, ये मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि इन्हीं लोगों की यूपी में जितने जर्नलिस्ट हैं उन्हीं का पढ़कर मुझे पता चलता है। और कह रहे हैं उनकी तारीफ में कि आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं। चलिए, इसलिए ऐसे सवाल पूछे गए थे मोदी जी से भी, आप थकते क्यों नहीं, इतना कैसे काम कर लेते हैं? आप में एक फकीरी दिखती है, प्रधानमंत्री मोदी में फकीरी दिखती है। प्रसून जोशी ने पूछा था, बहुत चर्चित है। नए जहाज मंगा लिए 8,500 करोड़ के, रेंज रोवर गाड़ियों का काफिला आया प्रधानमंत्री के लिए, 22,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है जिसमें 15 एकड़ में प्रधानमंत्री निवास होगा। क्योंकि पुरानी चीजें कुछ पसंद नहीं है, नया होना चाहिए, सब इतिहास में दर्ज हो रहा है। 365 दिन नए कपड़े, 10 लाख के कपड़े गिफ्टेड ही सही पहने, ये फकीरी है क्या? फकीरी की क्या परिभाषा है? अगर यही फकीरी है तो ऐसे फकीर को सलाम करके पूछते रहिए, फिर तो योगी भी योगी है। तो इसलिए कोई कसूर नहीं है उनकी ऊर्जा पर अगर सवाल पूछ रहे हैं। अब इसी में और जो सवाल है, और एक बहुत जरूरी, इतने सवाल पूछे गए। यूपी में पिछले लॉकडाउन के दौरान, मार्च अप्रैल में जो लॉकडाउन हुआ और मजदूरों का पलायन हुआ, देश भर से मजदूरों का पलायन हुआ, यूपी के सबसे ज़्यादा मजदूर आबादी के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में थे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए सबसे अधिक पलायन यूपी के मजदूरों की वापसी हुई। बाद में कुछ रिवर्स माइग्रेशन हुआ होगा, लेकिन उसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने, उनकी टीम 11 ने बार बार ये खबरें मीडिया में आई, पहले कि 15 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई, फिर 18 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई, फिर 23 लाख लोगों की स्किल मैपिंग हो गई। लोगों मतलब मजदूरों, कारपेंटर्स, दर्जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वो सारे जो श्रमिक वर्ग हैं, दिहाड़ी मजदूर या जो स्किल वाले हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, स्किल लेबरर्स, उन सब की स्किल मैपिंग हुई और सबको यूपी में ही रोजगार मिलेगा। और ये दावे बढ़ चढ़ कर बहुत बार किए गए। गूगल सर्च करिए स्किल मैपिंग योगी, तो आपको आंकड़े भी मिलेंगे, बयान भी मिलेंगे, दावे भी मिलेंगे। कोई हिसाब, जागरण जैसा अखबार, इस इंटरव्यू करने वाला, इस तरह के प्रचार वाले इंटरव्यू करने वाला अखबार क्या पूछेगा, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन के साथ स्टोरी छापेगा कि उस 23 लाख लोगों के स्किल मैपिंग में कितने लोगों को रोजगार मिल गया एक साल में? क्योंकि एक साल कम नहीं होते, वो जितने वादे किए गए उसका कोई पूछेगा? अगर प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं तुकबंदी सुनने में अच्छा लगता है कि जहां बीमार वहीं उपचार। क्या यूपी की प्राथमिक जो पीएचसी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे गांव में, क्या वहां जहां बीमार वहां उपचार की स्थिति है? लेकिन ये सारे सवाल बेमानी हैं। उसके बाद चूंकि सवाल के जरिए योगी जी ने जो सरकार के लिए काम किया है वो सब चूंकि निकल के आना चाहिए, यही उसका मकसद होगा। इसलिए ये इन सारे सवालों के बाद एक है सत्ता और संगठन। और आपको पता होगा कि यूपी में योगी सरकार को लेकर, योगी सरकार की असफलताओं को लेकर, योगी से विधायकों सांसदों की नाराज़गी को लेकर लगातार खबरें छप रही है। कई चर्चाएं हैं, आशंकाएं हैं, अफवाह हैं, कुछ कयास हैं। और उन्हीं कयासों के बीच पार्टी महासचिव का 3 दिन तक लखनऊ में कैंप था, BL संतोष का। उससे पहले दत्तात्रेय होसबोले जो संघ में नंबर 2 हैं वो भी गए थे। उससे पहले मोदी, शाह, दत्तात्रेय होसबोले और सुनील बंसल और JP नड्डा की मीटिंग हो चुकी थी। अब एक मीटिंग मोहन भागवत के साथ होनी है यूपी के मुद्दे पर। वहाँ मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लेकर फाइल और नोटिंग तैयार हुई है। इन सब के बीच योगी पर सवाल है। तो एक सवाल यहाँ भी है
कि चर्चा है कि कई मंत्रियों के कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं। कोरोना से 3 मंत्रियों की मृत्यु के बाद 6 पद भी रिक्त हैं। सरकार और संगठन के स्तर पर हाल की बैठकों में मंत्रिमंडल में फेरबदल और दायित्व परिवर्तन की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। बार बार A.K. शर्मा का नाम आता है। जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब में उन्होंने बताया कि कुछ लोग कयासों में ही लगे रहते हैं, उनका काम है इंटरनेट पर भ्रम पैदा करना, मुझसे बेहतर अपने मंत्रियों का कामकाज कौन जानता है। कोरोना संक्रमण काल में सबने टीम बनकर काम किया, दौरे किए, प्रभारी मंत्रियों ने अपने जिलों में समीक्षा की और सरकार ने प्रयासों को गति दी। संगठन की बैठकें निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। बस भैया, 3 मंत्रियों की मौत थी कि वो सवाल में भी है। दर्जन भर बीजेपी के विधायक और सांसद जिन्होंने अपना गुस्सा सार्वजनिक किया कि राज्य सरकार के अधिकारी, नौकरशाह और जिला स्तर पर जो सरकारी सिस्टम है वो कोरोना के मरीजों की मदद करने में वो जो कोशिश कर रहे हैं, जो विधायक या सांसद, उनकी नहीं सुनी जा रही है और वो विफल है। और ऐसी चिट्ठियां सार्वजनिक तौर पर आई, यहां तक कि मथुरा में एक ऐसे शख्स की मौत हुई जो प्रधानमंत्री जिन्हें फॉलो करते थे, आगरा में और अलग अलग जगह। बल्कि एक बीजेपी का विधायक अपनी वाइफ को एडमिट कराने के लिए तरसता रहा, किलसता रहा और उसके बाद उसका वीडियो वायरल हुआ। तो बीजेपी के ही दर्जनों नेता, जिसमें विधायक, सांसद, जिला स्तर के नेता हैं, उन्होंने लगातार सरकार और सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाए, सार्वजनिक तौर पर है। लेकिन योगी कहते हैं सब कंट्रोल है। और इस तरह के सवाल, जो तल्ख सवाल है, पूछे भी नहीं गए। तो 2 पहलू है। एक तो योगी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए वैसे जवाब दे रहे हैं, जागरण वैसे ही सवाल पूछ रहा है जिससे वैसे जवाब आए, जिससे योगी पाक साफ हो सके और लगे कि योगी जी यूपी को लेकर कितने चिंतित होकर कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और जो छवि खराब की जा रही है मीडिया के कुछ हिस्से के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, वो कितनी बड़ी साजिश है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। चिकित्सा की कमी नहीं है, ये भी उन्होंने दावा किया है कि सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसके बारे में एक सवाल है। तो सरकार के पास चिकित्सा व्यवस्था में धन की कमी नहीं है। और तकनीशियनों की भर्ती का अधिकार दे दिया गया। ये वेंटिलेटर से जुड़ा एक सवाल था। हालांकि वेंटिलेटर से जुड़ा सवाल जिस तरह से होना चाहिए सवाल नहीं है, ये जनरल सा एक सवाल है कि अस्पतालों में संसाधनों और डॉक्टर की कमी को लेकर। तो उन्होंने जवाब दिया कि तकनीकी खराबी छोड़ दें तो वेंटिलेटर एक्टिव है और वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर भेजे गए, हर राज्य की खबरें मैंने भी अपनी स्टोरी में बताया था कि यूपी के अलग अलग ज़िलों में, कानपुर, झांसी, बुंदेलखंड इलाके में, इटावा में, गोरखपुर में, ऐसे दर्जनों ज़िले हैं, 20-25 ज़िले, जहां पीएम केयर्स फंड से भेजे गए वेंटिलेटर डब्बों में बंद हैं, कुछ खराब हैं। कुछ जगह कानपुर में कह दिया गया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे मरीजों की जान का खतरा है। कुछ जगह ऐसा हुआ, किसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके पार्ट पुर्जे नहीं हैं। और ऐसे वेंटिलेटर्स को लेकर हर राज्य से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमी है, कुछ वेंटिलेटर एक्टिवेट है, जो वेंटिलेटर खराब है उनके लिए कंपनियों से कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच पूरे पन्ने का ये इंटरव्यू है वर्चुअल। और उसके बाद आखिर में मुख्यमंत्री जी ने कहा जागरण का वंदन और अभिनंदन। और उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब कुछ लोग सरकार विरोधी एजेंडा चला रहे थे, ऐसे में जागरण लोगों के सामने सच लाया। और जागरण परिवार वंदनीय है, अभिनंदनीय है। इसलिए है क्योंकि जब लोग गलत बातों के पीछे दौड़ रहे थे, इंटरनेट पर अफवाह फैला रहे थे, तो जागरण अपने तेवरों में सत्य उजागर करता। ये कैसा तेवर है भाई? सरकार की चाटुकारिता करना, मुख्यमंत्री को खुश करने वाली पत्रकारिता करना, मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ते हुए 365 दिन में लेख और संपादकीय लिखना, महीने के 30 दिन होते हैं, बस चले तो 30 दिन में 150 लेख छापें, कम से कम 20 तो छपते हैं मोदी जी की सरकार की शान में। तो ये कौन सा तेवर है? ये तेवर कहा जाता है क्या? तेवर यही होता है कि सिर्फ विपक्ष की निंदा करो, विपक्ष पे इल्जाम लगाते हुए लेख छापो, खबरें छापो, और जब प्रधानमंत्री और सरकार पर सवाल आए तो दबी जुबान से लिखो, मूक दर्शक नहीं रह सकता कोट।
जो सबसे बड़ा फैसला या सबसे बड़ा निर्देश या कोर्ट ने जिस ढंग से सवाल उठाए हैं मोदी सरकार की नीयत पर वैक्सीनेशन को लेकर, और ऐसे आप जागरण के पाठक हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, पूरा इतिहास है। और मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब जागरण अखबार में, संपादकीय में और हर जगह लिखा जाता है कि गैंग काम कर रहा है, साजिश काम कर रही है, अफवाह फैलाने वाला तंत्र है, और हम जैसे तमाम लोग जो सरकार के फैसलों और नीतियों से असहमत होते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, 2014 के पहले भी हम उस सरकार की बात करते थे, और 2024, 29, 34 में कोई और सरकार होगी, अगर रहे तो उस सरकार की आलोचना करेंगे, उस सरकार के फैसलों और नीतियों की बात करेंगे। फिलहाल 7 साल से मोदी जी हैं देश में, तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना पत्रकारिता हो सकती है, सरकार पर सवाल करना पत्रकारिता हो सकती है। सरकार के लिए बिछ जाना, सिर्फ सरकार के पक्ष में लेख छापना, सरकार के पक्ष में संपादकीय छापना, सरकार से असहमत आवाजों के खिलाफ मुहिम चलाना, उन पर संपादकीय लिखना, ये तेवर है क्या? पहली बार पता चल रहा है ये तेवर है। अगर ये तेवर है तो इस तेवर को सलाम है। और उसके बाद वाकई फिर मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं, जागरण का वंदन और अभिनंदन। तो वंदन और अभिनंदन के बीच जागरण पढ़िए, मस्त रहिए, इससे आपको कम से कम पता चलेगा कि ये सरकार के मुखिया विश्वगुरु के नेतृत्व में भारत कैसे विश्वगुरु बन रहा है, और भारत जब विश्वगुरु बनने की राह पर है तो कैसे देश विरोधी ताकतें, जिसमें पत्रकार हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता हो सकते हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये सब कैसे देश विरोधी लोग चीन, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की सह पर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्योंकि देश मतलब मोदी जी है, देश मतलब बीजेपी है। जो मोदी जी की आलोचना करे वो देश विरोधी है, और जागरण उसी विचार के साथ चलता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर करें, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।